नमस्कार कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, नमस्कार आपको भी। धन्यवाद बुलाने के लिए। कर्नल साहब, ये जो दिल्ली धमाका है, इसके बाद तो हर रोज एक नया राज खुल रहा है। आप देखिए, एनआईए की 10 दिन की कस्टडी में जो गया है, श्रीनगर से पकड़ा गया दानिश, जिसको ये उमर, जो कि खुद सुसाइड बॉम्बर निकला, ये उसको भी यही बनाना चाहता था। और ये लोग 2022 से साजिश रच रहे थे कि हमास की तरह धमाके करेंगे दिल्ली में। अंजू जी, सारे जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं ना, वो एक दूसरे को देखते हैं और सीखते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो मिलें और सीखें देख के। पहले ज़माने में क्या था कि सोशल मीडिया नहीं था, पता नहीं चलता था। अभी तो हर चीज़ दिखती है। एक टेररिस्ट किसी पर अटैक करते हैं, कैमरा बॉडी कैम लगा रखा होता है, उसको देख के दूसरा मोटिवेट होता है। और ये जो दिल्ली वाले बॉम्बर की बात कर रहे हो, उसका जो वीडियो आया आप देखो उसको, मतलब जिस बंदे को दिमाग में ये भर दिया गया हो भाई यहाँ रहना तो टाइम वेस्ट है, ऊपर जाओ और वहाँ हूरें आपका वेट कर रही हैं, शराब आपका वेट, शरार और शबाब जो यहाँ पे हराम है ऊपर हलाल हो जाएगी, तो ऐश करो। तो ये इसको बेसिकली ये वो दर्शाता है कि किसी का जब सबवर्शन होती है, दिमाग का इंडोक्ट्रिनेशन होती है, तो कितना डीप होती है। तो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। और जो करने वाले हैं ना, वो खुद नहीं करते। जब तालिबान 1 आया था अफगानिस्तान में, उन्होंने सारे टीवी तोड़ दिए थे, वीडियो शॉप्स कैसेट्स तोड़ दी थी, बैन लगा दी, तो उनके जो अपने लीडर थे वो टीवी देखते थे घरों में डिश लगा के। तो ये यही होता है, जो उनके मास्टर होते हैं वो खुद पूरा लाइफ एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिलीज को आगे बढ़ाते हैं, पैसा कमाते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं, और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उनको इंजेक्शन लगाते हैं जिहाद का, और फिर ये चल पड़ते हैं। और इस मामले में ये भी जो खुलासे हो रहे हैं कि ये तकनीकी तौर पर बड़ी मदद की इसने पूरे के पूरे इस धमाके में, दानिश ने ये ड्रोन को अलग तरह से मॉडिफाई कर रहा था, जैसे मैं कह रही हूँ ना, हमास की तरह हमले करने के लिए कि ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, ये सब कुछ कर रहे थे। तो आप सोचिए कि ये वो मदरसा छाप नहीं थे, तकनीक के बारे में इनको सब कुछ पता था। एक तरफ डॉक्टर है और दूसरी तरफ इस तरह के इंजीनियर है। बिल्कुल, टेररिज्म अपना रूप बदल रहा है, और ये नई बात नहीं है। ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था, जो उनका नंबर 2 था अल-कायदा का, अल जवाहिरी, वो डॉक्टर था। तो ये होता है, हमारे यहाँ पे नहीं होता था, अभी होने लगा। पर वही है ना, जो बंदा इनसे करवा रहा है, मदरसे की आपने बात की, मदरसे में आप एक दिमाग साफ करके, दिमाग का झाड़ू मार के, और उनके साथ जो होता है मदरसों में, बच्चे को सब जानते हैं, तो वो एक ऐसे डिसग्रंटल्ड, फ्रस्ट्रेटेड एक आप फोर्स तैयार करते हो, जिसको आप यहाँ पे काम लगाओ तो लग जाता है। रही बात है पढ़े लिखे जो हैं, इनको भी अभी समझ आ गई है कि AK-47 के साथ लड़ना बेसिकली मौत को बुलाना है। आप अगर जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे, एवरेज लाइफ जो टेररिस्ट की है हिस्टोरिकली आज तक, वो 6 महीने से ऊपर नहीं। कुछ 2 साल जिया है तो कोई 2 दिन जिया है, एवरेज इनकी 6 महीने होती है। तो उससे अच्छा, और उसमें कर क्या लेगा कोई? एक टेररिस्ट 2 को मार लेगा या 4 को मार लेगा। लेकिन अगर आप किसी शहर के पानी में जहर मिला देते हैं, जब आप कहीं पे क्राउडेड एरिया में जाके ब्लास्ट करते हैं, तो आपकी जो विजिबिलिटी और आपके जो शिकार हुए लोग, उनकी तादाद बढ़ जाती है, और उसमें आपके बचने का चांस फिर भी 100% है, क्योंकि आपके हथियार में तो हथियार है नहीं हाथ में, गोली कोई मारेगा नहीं। और इसमें भी देखो आप, एक ने तो उड़ा लिया अपने आप को, 1 या 2 या 3 जितने भी थे, बाकी आराम से पिटाई तो उनकी हो रही होगी, बट आराम से जिंदा है ना, और बैठे हुए जेलों में। एक टाइम आएगा वो बाहर भी निकल जाएंगे सजा काट के। तो ये बड़ा एक सेफेस्ट तरीका है। इसमें जो बुज़दिल किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि देखो मारना में आपको हिम्मत चाहिए कम, अपने आप को मारने में हिम्मत ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ भी कह लीजिए। जिनकी वो भी नहीं पड़ती तो वो इसमें चल पड़ते हैं, ठीक है, वाइट कॉलर जिहाद कर लेते हैं, और उसके बाद मर गए तो हो रहे हैं, नहीं मरी तो फिर यहाँ पे मर्ज विद द क्राउड कंटिन्यू। और ये हर जब हथकंडा करते हैं, इनको लगता है कि ये इनका जो ऊपर वाला बड़ा खुश हो रहा है, हमको बताया गया ना, इसको मानते हैं। तो ये जो था, और जो ड्रोन का देखिए, ड्रोन का जो अटैक का प्लान था, वो हमास से भी ज़्यादा वो प्लान था जो इजराइल ने ईरान के साथ किया। तेहरान के अंदर ही उन्होंने एक ड्रोन की फैक्ट्री लगाई, एक ईरानियन को यूज़ किया। उस ईरानियन को खुद नहीं पता था कि ड्रोन कहाँ इस्तेमाल होने हैं। तो जब हमास वालों ने फायर किया था, उन्होंने अपने इलाके में से, हालांकि इसराइल का ही पार्ट था वो इलाका, लेकिन एक सेग्रीगेटेड इलाका था, वहाँ से इन्होंने ड्रोन और बंदे और सब अंदर भेजा था। जब ईरान को मारा इसराइल ने, तो उन्होंने उनकी कैपिटल सिटी में ही फैक्ट्री सेटअप की, वहीं पे ड्रोन उड़ाए,
और एक रात वो ड्रोन किसी की खिड़की तोड़ के किसी का बेडरूम के अंदर घुस के जर्नलों को उन्होंने मार दिया। तो ये वही है कि आप एक दूसरे की चीज़ों से सीखते हैं, चाहे वो आपका दुश्मन हो चाहे आपका साथ वाला हो, और अगर ऐसा हो जाता तो एक बहुत बड़ी समस्या। और अभी भी ऐसा नहीं है कि सब टल गया। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जब 100 ब्लास्ट प्लान करता है कोई आतंकवादी ग्रुप, तो उसमें से एक बार उसको कामयाबी चाहिए, कभी एक बार। और एजेंसी जो उनको 99 टाइम्स रोकती है, उनको एक बार फेल होना होता है तो धमाका हो जाता है। तो अब ये नहीं ना पता कि 99th ट्राई थी या 100 थी या शायद पहली थी या दूसरी थी या 5वीं थी। तो इसलिए सतर्क रहने का समय आ गया है। इसके बारे में आपके प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बड़ी बार बात की है कि हम उस टाइम पीरियड में जा रहे हैं जहाँ पे खून खराबा होगा, जहाँ पे लोग हर किस्म की गंदी हरकतें करेंगे। क्योंकि जब वो हमें कोई वैसे नहीं हरा सका, टैरिफ से ना डरा सका, और यहाँ पे पहलगाम की किलिंग की और मार पड़ी, तो फिर आपके पास चारा क्या बचता है कि जो आप कह रहे हैं 2 साल से 3 साल से जो फौजें तैयार कर रखी हैं अंदर, उनको करना। और फिर दूसरी बात यह है कि एक बार आप किसी का दिमाग उल्टा घुमा दो और उसको वो वीडियोस लगातार दिखा दो, चाहे वो लेबनान के हों, चाहे वो बैरूट कहीं के भी हों, चाहे गाज़ा के हों, उनको बोलो कश्मीर में ऐसा हो गया, तो वो बंदा जो है उसको पत्थर के ऊपर रस्सी घीस घीस के उसके ऊपर निशान पड़ जाता है। उसके बाद फिर आपके पास यूट्यूब है, आपको सोशल मीडिया, आपको तो किसी मदरसे में जा किसी तंजीम में ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डार्क वेब में जाइए और हर बॉम्ब बनाना वहाँ पे लाइव डेमो देखिए कैसे बनता है। तो ये सारा जो डेवलपमेंट हो रही है टेक्निकल वर्ल्ड में, और ये जो टेररिस्ट की जो डोमेन है, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन की डोमेन है, दुश्मन के देश के अंदर, राजधानी के घुस के अंदर मारने का जो स्टाइल है, ये उन सब का मिक्सचर है जो आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं हमारे देश के अंदर। और कर्नल साहब, चिंता की बात तो ये ना कि ये जो दानिश है, ये कह रहा था इसको भी ये सुसाइड बॉम्बर बनाना चाहता था, लेकिन इसने कहा मुझे नहीं बनना है। लेकिन ये जो वीडियो बनाया है उमर ने, इसके चलते वो पता नहीं कितने ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश कर चुका है, और हो सकता है उसके जैसे डॉक्टर उमर जैसे पता नहीं कितने लोग इस वक्त कश्मीर में या फरीदाबाद में या सहारनपुर में घूम रहे हो। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और इसलिए ये समय अभी आ चुका है कि सरकार अभी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। जो देश का कानून है उसको सख्ती से लागू किया जाए, जो देश के खिलाफ बात करे उसको पकड़ के अंदर डालिए, जिस पे शक है उसकी तलाशी लीजिए, और रात को 12 बजे कोर्ट खोलना बंद कीजिए। अगर किसी एजेंसी ने किसी को पकड़ा है, कोई बिना सबूत के नहीं पकड़ता। आज की दुनिया सब जानती है, जो ऑफिसर को साइन करता है ऑर्डर को, जब मैजिस्ट्रेट वारंट को साइन कर रहा है, उसको पता है वो क्या कर रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप उसको आज पकड़ें और रात के 12 बजे उसको बड़े वाला कोर्ट जो बड़ा छोड़ दे। ये आई थिंक ये ड्रामा भी ख़त्म होना चाहिए। किसी को पकड़ा है, और अगर आपको बड़ा ही तकलीफ है, तो आप ये कहिए कि आपने किसी को अगर गलत पकड़ा है, तो आप उसको 1 2 दिन बाद छोड़ते हो, उसको हर्जाना दे दो। यहाँ तो दुनिया बिना कसूर किए 15-15 साल जेल काट के आ गई। तो इतनी कौन सी आफत है? आपको क्यों डर नहीं लगता, मुझे क्यों डर नहीं लगता कि मेरे घर में कोई पकड़ के ले जाएगा मेरे को? क्यों हम ये काम ही नहीं करते? और एजेंसीज हमारे पीछे क्यों नहीं पड़ती? अगेन, हम काम नहीं करते। अब जिस पे शक उसी पे होता, धुआं वहीं से निकलता है जहाँ पे आग लगी हो। तो आपके पास क्या हक है एज मिलॉर्ड कुर्सी के ऊपर बैठ के कि किसी ने किसी को पकड़ा है और उसी दिन शाम को रात को 12 बजे ही आपने उसको बेल देनी है? आप सुबह होने तक वेट नहीं कर सकते? तो ये चीज़ें अभी सरकार को भी और जुडिशरी को भी और हमारे सिस्टम को सोचना पड़ेगा कि ये जो आंखें बंद कर लेना, एक अपीजमेंट की पॉलिसी, मैं कहता हूँ कोई भी हो जो देश के खिलाफ काम कर रहा है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है। पीछे एक मेरे प्रियंका शर्मा डॉक्टर का नाम आया जो कि MD कर रही है अनंतनाग में, उसका कसूर वो कुछ नहीं था, उस पर लोगों ने हवा बनाया। तो मुझे हवा की कोई ज़रूरत नहीं। अगर प्रियंका शर्मा या कोई और शर्मा, वर्मा, गुप्ता जो भी अगर इन्वॉल्व है, सबको सेम ट्रीटमेंट। किसी के लिए अदालतें ना खुलें, किसी को फालतू की बेल और पैम्पर, बेल से राइट वाइट वाली कहानी साइड पे छोड़ें, इन्वेस्टिगेशन करें, जो कसूरवार है उसको ठोकें, और जो कसूरवार नहीं है उसको आप छोड़ दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, एक रात रखने के 50,000 रुपये दे दीजिए, तो क्या हुआ? हम मर थोड़े जाएंगे, बहुत अमीर देश है। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, एक दूसरे के पीछे छुप के एक दूसरे को बचाने वाला, वो उस फेज़ में अगर चलते रहेंगे तो जो मिलॉर्ड इनको बेल देते हैं, कल जो सड़क पे जब वायलेंस फैलेगा, वो किसके घर में कहाँ घुसेगा कुछ पता है? तो आज तो आपके पास प्रोटेक्शन है, पुलिस लगी हुई है, आपको लेके जाती है कोर्ट तक। कल आप भी रिटायर होंगे, आप भी किसी अपने गांव शहर में जाके बसेंगे। तो जब ये हिंसक, ये जो लहरें, आग फैलेगी देश में, जो कि आपने से शुरू में कहा, ये एक बहुत बड़ा प्लान था, तो कौन जलेगा किसको पता? तो समय रहते ही हमें ठीक तरीके से काम करना चाहिए, जो हमारा संविधान कहता है। जी।
कर्नल साहब, वो जो बूट बम की थ्योरी आ रही है कि वहां पर एक बूट मिला, उसमें कुछ ऐसा केमिकल था जिससे शायद ट्रिगर हुआ हो, अमोनियम नाइट्रेट जो डॉक्टर उमर की गाड़ी में था, वो थ्योरी क्या हो सकती है? क्या इस तरह से इग्नाइट करने के लिए या शुरुआत करने के लिए अमोनियम नाइट्रेट को किसी तरह का केमिकल वहां रखा गया था? देखो, अमोनियम नाइट्रेट तो खाद है, उसमें ऑफ कोर्स कुछ परसेंटेज तक जब तक आप कुछ और एक वोलाटाइल मिक्सचर नहीं डालेंगे तो वो तैयार ही नहीं होता फटने के लिए, और उसके करने के बाद आप उसको डेटोनेट करना है। अब ये जो टांग की प्रॉब्लम और बूट का इशू आ रहा है, हम वेट करेंगे सरकारी स्टेटमेंट का, क्योंकि देखिए मीडिया बहुत स्पेकुलेट करता है। अभी कल ही बात हो रही थी कि भाई क्या सरकार ने कहा कि फरीदाबाद वाला एक्सप्लोजिव उठा के श्रीनगर गया। उन्होंने कहा कि जो फरीदाबाद में हुआ उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे था, और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और ये पता चल रहा है कि यहाँ जो कश्मीर में फटा है नौगांव में, वो अमोनियम नाइट्रेट नहीं था, वो TAPA करके बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एक्सप्लोजिव है, जो कि हाथ पे पकड़ के से मलने से फट जाता है। तो हम लोग और हमारा मीडिया एकदम से ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में चल जाता है, तो इन बातों में मैं अभी फ़िलहाल कमेंट नहीं करूँगा, सरकार का वेट करते हैं। टेक्निकली आप पूछते हैं तो हाँ, अगर आपने देखो डेटोनेशन बड़े किस्म की होती है, प्रिकॉशन से होती है, बिजली से करंट लगने से भी होती है। तो अगर आपने गाड़ी के अंदर वो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है, उसमें आपने वो मिक्स डाला हुआ है जिससे वो फटने के लिए तैयार है, और उसके अंदर आपने डेटोनेटर रखा हुआ है, और उस डेटोनेटर की जो डेटोनेटर का रिमोट है वो अगर आपके शू के अंदर है, जिसको आप एक एंगल पे रख के बूट के अंदर से प्रेस करके चला सकते हो, तो पॉसिबल है। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली क्या चाहिए आपको, ट्रिगर आपने सब तैयार कर दिया, अभी आपने उसको रेडी गो करना है। तो गो करने के लिए जा तो आप उसको बैटरी से हाथ से लगा के जोड़ दें, जब आप कनेक्शन करके गाड़ी में कोई बटन लगा दें, उसको दबाने से उड़ जाएगा। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, अपनी यहाँ बॉडी पे होता है वो, उसका टाइमर लगा होता है कीयों पे। तो ये डिफरेंट टेक्निक से हो सकता है, लेकिन यहाँ हुआ क्या है वो सरकार ही बताएगी जब वो बताना चाहेगी जी। और दूसरे जो ये खबरें आ रही हैं कि 68 मोबाइल फोन्स थे जो धमाके के वक्त लाल किले के आसपास एक्टिव थे, और वहां का जो मोबाइल टावर है, वहां से जो डेटा लिया गया है, उसे पता चल रहा है कि उन पर बार बार पाकिस्तान और टर्की से फोन आ रहे थे। तो यानी कि जो शुरुआत से कनेक्शन की बात हो रही, क्योंकि ये मुजम्मिल और उमर भी 2022 में टर्की गए थे, और कहा जाता है वहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी, जो भी हमास या वहां के ISIS के जो भी लोग हैं उनसे मुलाकात हुई थी। तो आपको लगता है कि ये जो फोन का मोबाइल डाटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा इस तरह से कनेक्शन जोड़ने में? होगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बाद करना क्या है। देखिए, सुनहरी मस्जिद में उन्होंने 3 घंटे बिताए। मेरे को पूछे एज ए सोल्जर तो मैं को बोलूँगा 3 घंटे में उन्होंने बैठ के अपना बॉम्ब की जो लास्ट तैयारी करनी होती है, जोड़ने वोड़ने वाला काम किया। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, और इससे मैं कहता हूँ कि उसके धमाका होने के कुछ मिनटों के बाद सुनहरी मस्जिद सील हो जानी चाहिए थी। अब टर्की में गए, ठीक है, डेटा आ गया, ठीक है, आप उनको ट्रेस कीजिए। क्या आप टर्की, जिसने पाकिस्तान का साथ दिया सिंदूर में, अजरबैजान, क्या आप अपने नागरिकों को बैन नहीं लगा सकते वहाँ जाने के लिए कि आप नहीं जाएंगे, वहाँ पे विजिट ही नहीं करेंगे? आपको जाना है, हो सकता है आपका वहाँ बिजनेस हो सकता है आपका बच्चा वहाँ पढ़ रहा हो, क्योंकि टर्की काफ़ी फ्री में लोगों को पढ़ाता भी है, वो चाहता है, ईरान भी पढ़ाता है। तो केस बाय केस क्लियरेंस दीजिए, बाकियों को मना कर दीजिए कि इन देशों में ट्रेवल नहीं करना। अमेरिका को देखो आप, कहीं दूर देश में बम फटता है, वो ट्रेवल वार्निंग दे देता है, भाई उसे जाओ मत, पहले एडवाइजरी देता है, फिर वार्निंग देता है। तो अगर जैसे आपने कहा, और बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कि टर्की हम सबको पता है वो एक दुश्मन देश है। टर्की में बहुत सारे हमारे बॉलीवुड के बड़े सितारे वहाँ जाके फ़ोटो खिंचाते हैं, सेल्फी बनाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। और टर्की ने जो एक्टिव पार्टिसिपेशन की, उनके 1 अफसर और 2 जवान तो हमारे घर के सामने सियालकोट में मारे गए, जो ड्रोन उड़ाने आए हुए थे। तो जब आपके पास डेटा आता है तो हमें अच्छाई वाली इंप्रेशन छोड़ के सीधा ये करना चाहिए कि बैन खत्म। देखो ना, मालदीव में ने कुछ मुंह खोला था, और उसके बाद हम सारे टूट के पड़ गए। प्रधानमंत्री जी गए लक्षद्वीप पे, फोटो खिंचाया, मालदीव के बैंड बज गया। तो आप कहते हैं ना, जने खने घर के अंदर आप कॉशियस हो कि किसी से गलती ना हो जाए, किसी को बेगुनाह को सजा न मिल जाए। टर्की से हमें क्या मोहब्बत, क्या है, कुछ नहीं। तो अगर ऐसा सबूत आया है तो आज शाम तक अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए कि भारतीय जो है वो टर्की नहीं जाएंगे। जिसको जाना बहुत ज़रूरी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से परमिशन लेके जाएगा। अगर पकड़ा गया वाया ग्रीस, वाया कहीं से आता हुआ,
सारा वापस नहीं आने देना देश के अंदर, क्योंकि सिचुएशन सीरियस है। आपका ओपनिंग सेंटेंस दर्शकों को याद कि बहुत बड़ा इनका प्रोग्राम था, तो अगर बड़ा प्रोग्राम था तो आपको एक बड़े और रेडिकल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, और बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ करता है, जो हमारे न्याय संहिता के बीच में आता है। हम नहीं कहते कि आप तलवार लेके चल पड़ो, नो, लेकिन जो करना वो तो सरकार का काम है ना, करना चाहिए जी। सरकार करना भी चाहे तो आप देखो ना, टर्की में तो कांग्रेस का दफ्तर खुला हुआ है, वहां पर उनका दफ्तर भी बंद नहीं हुआ आज की तारीख में, और उन्हीं की पार्टी का एक सांसद है इमरान मसूद, जो फरमा रहा है कि तो भटके हुए युवक है, ये भटके हुए युवक है जो सुसाइडर बॉम्बर बने हुए और पता नहीं कितने सफेद कोट में देश में घूम रहे हैं। महबूबा मुफ्ती को ले लीजिए, क्या कह रही है कि लाल किले पर कश्मीर का मुद्दा गूंजा, मतलब अभी तक किसी ने ओन भी नहीं किया कि हमने करवाया, और उनको पता चल गया कि तो कश्मीर के मुद्दे के लिए हुआ। तो ठीक है, आपने इमरान ने जब बोला था कि मैं प्रधानमंत्री को गला काट दूंगा, तो आपने उसको घूमने दिया बाहर। जब कुत्ता वैशी हो जाता है, जब पागल हो जाता है, हम सारे एनिमल लवर्स हैं, हमारे डॉग्स हमारे भी हैं, पर हम समझते हैं कि जब कुत्ता हल्का जाता है, रेबीज का शिकार हो जाता है, तो बाकी सोसाइटी की सेफ्टी के लिए उसको ख़त्म करना पड़ता है। मगर हम ये कहें कि जिन्हें जी यहाँ कोई भी कुत्ता किसी भी गली में भौंके, हमें को मतलब नहीं पड़ता, कुत्ता चींक चींक के बोल रहा है कि मैं पागल हो चुका हूँ, मैं हल्का चुका हूँ, मेरे को पागल खाने में डालो, जा गोली मारो, और आप बोलो नहीं 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 नहीं, तू ऐश कर, तो वो 10 को और को तैयार करेगा, जिसको काटेगा वो सारे हल्काएंगे, इंसान को काटेगा तो रेबीज हो जाएगी। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। प्रॉब्लम ये है अंजू जी कि कॉमन सेंस एक ऐसी सेंस है जो सबसे ज़्यादा अनकॉमनली यूज होती है। हम बड़े बड़ी पीएचडी कर लेते हैं, थीसिस कर लेते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना के ऊपर से पीछे नीचे घूम के सबको देख लेते हैं, लेकिन जो कॉमन सेंस अप्रोच होती है ना, वो कहीं हम ताक पे रख देते हैं, और फिर जब प्रॉब्लम होती है तो फिर हम कहते हैं ओहो ये करना था, ये हुआ नहीं। अभी भी समय है। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में भी देखिए, कोई भी जो कानून या राइट आपके पास है वो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिना ड्यूटीज के नहीं आया। राइट टू प्रॉपर्टी का जो एक था पहले, अभी भी है शायद, फंडामेंटल राइट, इसका ये मतलब तो नहीं मैं आपके घर के ऊपर अपना घर बना लूँ। आपके घर का अपना राइट है, वो आपका राइट है। मैं आपके घर के वरांडे पे, आपकी छत के ऊपर बिना पूछे, बिना एग्रीमेंट साइन किए इसलिए नहीं बना सकता कि जस्ट बिकॉज मेरे को राइट टू प्रॉपर्टी है, और मैं बोलूँ मैं काम करने की मेरे को पूरा हक है, तो मैं कल को जाके ऐसे काम शुरू कर दे जिसमें देश का नुकसान हो। ऐसा नहीं होता ना। तो हर चीज़ के साथ एक कीवेट, उसके साथ एक कंडीशन है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज़ हैं। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी रीडिफाइन करना ज़रूरी है। नेहरू जी की एक अप्रोच होती है, वो बैन नहीं करते, ख़त्म। इनफैक्ट उन्होंने वो राइट हटवाई दिया था, पहला अमेंडमेंट तो यही हुआ था। तो आज हम उन पर मजाक करते हैं, माहौल उड़ाते हैं, बट उनको भी यही स्थिति हुई होगी कि वहाँ भी लोगों ने मुँह खोलना शुरू कर दिया। तो जो एमपी या हारा हुआ एमपी या हारा हुआ एमएलए या प्रेजेंट एमएलए ये बात कहे कि प्रधानमंत्री का गला काट देंगे, उनको मार देंगे, और उसको आप कुछ ना करो, तो भैया फिर भुगतो। पर मेरी प्रॉब्लम ये है कि आपके काम के लिए हम क्यों भुगते हैं? हमने आपको चुन के भेजा है, प्लीज़ अपना काम कीजिए। ये जो कह रही है कश्मीर गूंजा, तो इसको उधर ले जाइए, लाल किले के बगल में तिहाड़ जेल ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ गूंज सुनती रहेगी, रोज खुश होती रहेगी। क्यों छोड़ रखा है? तो ये थोड़ी है कोई एमपी कुछ भी बोलते तो आप उसको, पार्लियामेंट के अंदर इनको इम्यूनिटी होती है, पार्लियामेंट के अंदर ये कुछ भी बोलें, इनको आप बाहर ट्राई नहीं कर सकते, वो कानून है, जो हम एग्री करें ना करें। लेकिन पार्लियामेंट स्पीच कितने लोग सुनते हैं? ये जो बाहर बोलते हैं मीडिया के सामने मुंह खोल के और लोगों को बरगलाते हैं, ये तो ज़्यादा खतरनाक है। डॉक्टर उमर के घर पर जो बुलडोजर चला या उसको उड़ा दिया गया, उसमें भी कितनी तकलीफ हो रही थी, और अब जो डॉक्टर उमर का सुसाइड बॉम्बिंग को जस्टिफाई करते हुए वीडियो सामने आ रहा है, उसके बाद से इन सबकी बोलती बंद है। ये बेशर्म है ना, ये लोग बेशर्म हैं, और हम इतने कमज़ोर हैं हमारी सिस्टम कि उनको घर में नॉक नहीं, 12 बजे रात को इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जब आई थी ना, तो हम जैसे लोग बड़े खुश हुए थे। रात को खड़कते थे दरवाजे, 12 बजे पुलिस आती थी, उठा के ले, रात उठा के ले जाती थी। सुबह ऑफिस टाइम पे खुलता था, बसें टाइम पे चलती थी, हॉस्पिटल में डॉक्टर टाइम से 5 मिनट पहले आते थे। तो जो लोग ऐसे मुंह खोल रहे हैं, और जब वो फेक न्यूज़ के दायरे में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि फेक न्यूज़ को फैलाने वाले को एक क्राइम है। एनीवे, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि हेट स्पीच भी क्राइम है, लेकिन वहाँ तो मिनिस्टर हैं जो सनातन को कीड़ा और डेंगू बता रहा है, तो क्या कर लिया? तो देखिए ना, मैं सिंपल सी बात है, जब आप देश के दुश्मन हैं और आपने हमारे देश को टारगेट करना है, तो आप देखेंगे हमारी वीकनेस कहाँ है। तो हमारी वीकनेस यही है, यहाँ कोई भी बकवास करके कहीं निकल ले, कोई नहीं पूछने वाला है ना। यहाँ तो फॉर्मल प्रोटेस्ट में तो एक पॉर्न स्टार ने स्टेटमेंट दे दिया, चलो बाहर वाली थी वो, और जेएनयू के प्रोटेस्ट में हमारी एक एक्ट्रेस यहाँ खड़ी होगी जो डिप्रेशन की मरीज है, बाद में पता चला कि 5 करोड़ रुपये लिया, तो वो भी चलो इतना चलता है। लेकिन जिसने मुंह खोल के एंटी नेशनल बातें कर रहा है,
आप उसको हेट स्पीच में क्यों नहीं लाते? आप हेट स्पीच का दायरा क्यों नहीं ठीक करते? आप फ्रीडम एक्सप्रेशन को ना छेड़ें, आप हेट स्पीच का दायरा क्लियर कर दें कि कोई दूसरे धर्म के बारे में बात करेगा, कोई देश के खिलाफ बात करेगा, कोई टेररिज्म के साथ सपोर्ट करेगा। जब यूएपीए का जब बिल बना था उसमें कितना सख्ती थी कि अगर आपके घर से एक पैम्फलेट भी मिलती है जिसके ऊपर किसी इंटरनेशनल या किसी हमास टाइप टेररिस्ट ग्रुप का कुछ लिटरेचर है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा टर्न डाउन कर दिया कि नहीं 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 नहीं, घर के अंदर लिटरेचर मिलना कोई प्रूफ नहीं है। और भैया दिमाग में टेररिज्म यहाँ होता है, अगर यहाँ ना होता तो फिर सिर्फ बंदूक वालों को हम टेररिस्ट बोलते ना। यहाँ है तो सफेद कलर वाले दिख रहे हैं ना अब। तो कुछ गलतियां हैं और जो की हैं सिस्टम ने, जिसमें जुडिशरी भी आती है, गवर्नमेंट भी आती है, सब आते हैं और इनको सुधरना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, घर के अंदर जो लोग हैं, ये डॉक्टर जो है, इनको ब्रेन वॉश किसी ने तो किया, रेडिकलाइज किसी ने तो किया। और अब आप देखो कि पी चिदम्बरम ने क्या ट्वीट किया था 3 दिन पहले कि स्वदेशी और विदेशी आतंकवादी होते हैं, सरकार को सोचना चाहिए स्वदेशी लोग कैसे रेडिकलाइज हो गए। फिर से सरकार पर ही ठीकरा फोड़ दिया था। और वही है जिन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी भी दी थी 2008 के आसपास, याद कीजिए। गमले में सब गोभी उगाने वाले लोग हैं ये, वही है ना। आपने अरेस्ट किया और उसको छोड़ दिया। कोई जजेस की कोई अकाउंटेबिलिटी है कि आप एक केस डील कर रहे हो, 5 साल हो गए, क्या किया भैया आपने? वैसे प्रधानमंत्री जी सब सेक्रेटरीज को बुलाते हैं, वो कहते हैं जो पिछले हफ्ते मैंने ऑर्डर दिया था, क्या वो सड़क बनी नहीं बनी, पुल बना नहीं बना, वहाँ पे बिजली लगी नहीं लगी, फलानी पंचायत में सड़क बननी शुरू हुई कि नहीं। इनको कोई क्यों नहीं पूछता कि तुम्हारे पास जो नेशनल हेराल्ड का केस पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास गोभी उगाने वाले केस पड़े हुए हैं, आईटी का इन्वेजन का केस है, इन्वेस्टिगेट करोगे तो फेक करेंसी से जुड़ता है। वो मशीन्स कहाँ गई, मशीन हमने पुरानी कहाँ बेची, नई कहाँ से खरीदी, ये सारे सबको पता है। लेकिन आपको और मेरे को पता होने से क्या होता है? जिनको पता है, उनकी जो ऊपरी लेयर है हमारी टॉप, उनको कुछ करना चाहिए ना, फिर एक उसमें आ जाते हैं। अभी हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब है, चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, 50 लाख का चेक बीसीसीआई का उनके अकाउंट में चला गया, सबको पता है। तो क्या हुआ? और आप जरा अपना अकाउंट, मेरा चेक अपने अकाउंट में डाल के देखना, पहले बैंक लेगा ही नहीं। और गलती से अजय का अंशु बना भी लिया आपने, तो जिस दिन पकड़े गए तो पहले आप जेल में जाएंगी। तो यही है ना, यही मेरा पॉइंट है। कानून सबके लिए सेम डिग्री से लगना चाहिए, सेम स्टाइल से लगना चाहिए। जस्ट बिकॉज आप एक हारे हुए चीफ मिनिस्टर और आप ये कहते हैं कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, ये कोई इम्यूनिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। और आप टेररिस्ट को इलेक्शन लड़ने देते हो, 2 टेररिस्ट जेल में बैठे एमपी बन के घूम रहे हैं। तो है ना, कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पे, कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रक्चरल ये है कि जैसे लूप होल है कि एमपी कैसे बन सकता है कोई हारा हुआ, एक रेपिस्ट एमपी कैसे बन सकता है, एक बंदा जिसने मर्डर किया उसके चार्जेस है, मर्डर केस चल रहा है, वो एमपी कैसे, वो तो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल इशू। सिस्टमिक ये है कि जो है वो भी प्रोविजन आप नहीं लगाते। आप कोई मुंह खोल रहा है, उसको कुछ नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री को कत्ल की धमकी दे रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे, रात को 12 बजे कोर्ट खोल रहे। तो ये दोनों प्रॉब्लम जो हैं दोनों डोमेन्स में है, और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसके कसूरवार हैं। उनको अपना काम समझना चाहिए और काम करना चाहिए। वो आईपीएस अफसर जो वहाँ पे एसएसपी श्रीनगर है, अगर वो भी ऐसे कहते ठीक है यार, पोस्टर लग गए तो लगने दें, मैंने क्या करना है, उतार दो पोस्टर यार। कश्मीर में तो बड़ी दीवारें हैं जिसपे अभी लिखा है इंडियन आर्मी गो बैक। सोपुर में तो एंट्री पॉइंट पे लिखा होता था इंडियन आर्मी एंड डॉग्स नॉट अलाउड। ये तो कौन सी बड़ी बात है, पर उसने नहीं कहा ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो काम कर रहे हैं उनके साथ सपोर्ट करिए, उनके साथ खड़े हो जाइए। कल को ऐसा ना हो कि कल उसको जेल में कटघरे में खड़े कर दो आप कि तूने वो क्या किया, तुम्हारे पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट भी उधरी हुआ है ना। आप ये यहाँ सिस्टम इतना अच्छा है कि जो एसएसपी ये करता है, उस एसएसपी को कल को वहाँ से हटा के दूसरी दूर वाले डिस्ट्रिक्ट में फेंक सकते हैं, वहाँ नौगांव में ब्लास्ट हो गया। तो ये चीज़ें अब बोलेंगे तो फिर बात दूर तक जाती है। बट आई एम श्योर कि जो आपके दर्शक हैं, हम सब समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सरकार को अगर देखेगी तो समझेगी, तो सुनेगी, उनको भी पता है, ऐसा नहीं पता, पर कुछ तो करना पड़ेगा डिफरेंट। कुछ तो करना पड़ेगा। और हम जब बात करते हैं, कुछ लोग हमको देखते हुए सुनते हुए, तो जब उन तक भी बात पहुंचेगी तो भी बात बन जाएगी ना हमारी। कम से कम कोई बोले तो सही। सिस्टम में जो खामी है उनको गिनाना भी तो बहुत जरूरी है ना। और ये चीज है कि जैसे अभी टर्की का कनेक्शन आ रहा है, हमारे आर्मी चीफ ने अब स्टेटमेंट दिया है ना कि 88 घंटे में हमने ट्रेलर दिखाया था, अब तो हम सालों तक का वॉर करने के लिए भी तैयार है। नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन चेतावनी तो दे दी ना कि हम तैयार बैठे हैं। बिल्कुल।
और उसको ये इंटरप्रेट मत कीजिए जैसे लोग कर रहे हैं कि हम लंबी वॉर, काइनेटिक वॉर लड़ेंगे। लड़ाई ऑलरेडी चल रही है। जो लोग फॉलो करते हैं, कोई उसको अननोन गनमैन कहता है, कोई कुछ कहता है। आईएसआईपी के 4 कार्टर मारे गए पिछले हफ्ते। बांग्लादेश में 30 के ऊपर एजेंट्स ठुक गए हैं। तो लड़ाइयाँ चल रही हैं और ये लड़ाई अभी ऐसे चलेगी। कुछ कोवर्ट होगा, कुछ ओवर्ट होगा। और पाकिस्तान का नाम इसलिए नहीं लिया कि पाकिस्तान से ठुकने से पहले बांग्लादेश का ठुकेगा, क्योंकि ये जो लिंक निकल के आ रहा है वो निकल तो पाकिस्तान का ही रहा है। बेसिकली वो सीएए का लिंक है। लिंक तो अमेरिका में जाके बैठता है, बट हमें भी अपने सबको पता होना चाहिए कहाँ तक आप जा सकते हैं। आप देश बर्बाद नहीं कर सकते ना एक सांड के साथ टक्कर मार के, जब तक आप खुद एक हाथी ना बन जाओ। तो उसको तो हम साइड पे छोड़ते हैं फिलहाल। और ट्रंप एक ट्रांजिट फेज है, आज है कल निकल जाएगा, देखी जाएगी। तो बचे 2 इनके जो गुर्गे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश से तार जुड़े हैं, लेकिन उसके पीछे के तार पाकिस्तान के एलईटी से जुड़े हैं। सैफुल्लाह का कहानी बाहर आ गई, सैफ की। तो ठुकेंगे दोनों। इसलिए आर्मी चीफ ने कहा किस लिए अब 2 नाम लेने चल। टू होम सो एवर इट में कंसर्निंग सर्टिफिकेट को लिखा था बचपन में, याद है आपको? आजकल तो बच्चों ने सर्टिफिकेट ही नहीं देखे, आजकल डिजिटल हो गया ना। हम लेके जाते थे टू होम सो एवर इट में कंसर्न, वो कर दिया आर्मी चीफ साहब ने। लेकिन जिस तरह के हालात अभी बांग्लादेश में बने, वो खुद भी तो जल रहा है। सड़कों पर यूथ उतरा हुआ है। वो हसीना को फांसी की सजा सुनाकर सरकार भी उनकी, वकील भी उनके, जज भी उनके, सजा भी उन्होंने सुनाई। तो खुद भी तो जल रहे हैं ना। ये जहां जहां ये लोग, चाहे पाकिस्तान का हाल देख लो या बांग्लादेश का हाल देखो, जितनी साजिशें भारत के खिलाफ करते उतने फूक रहे हैं। बिल्कुल। कर्मा कभी कभी आपको 24 घंटे के अंदर पकड़ लेता है, कभी कभी 24 महीने लग जाते हैं। देखिए आपने यहाँ जहाँ देखा ना, ये जेन जी, फलानी डी, ये जो आते हैं ना, इनको पता नहीं होता कि आगे करना क्या है। बस बच्चे हैं ना, हम भी बच्चे थे, हमें कितना पता होता, कॉलेज में पढ़ते थे। आप एक देश की रजीम चेंज कर रहे हो बिकॉज आपको बताया जा रहा है, उसके खिलाफ भड़काया जा रहा है। सड़क पे आप आए, आपने आगजनी की, पत्थर मारे, गोलियां खाई, मरे भी और मारे भी, और फिर आपने रजीम, आपको जो रजीम चेंज करने का सबक दे रहा था ना, उसने ये नहीं बताया कि उसके बाद होगा क्या, कितने महीने के अंदर इलेक्शन होंगे, कैसे डेमोक्रेसी बहाल होगी। क्योंकि जब वायलेंस आप अपने देश के अंदर लेके आते हो ना, देखो हमारे देश में वायलेंस बाहर से आता है लार्जली। जो भी वायलेंट होते हैं इंसिडेंट, और टेररिस्ट रिलेटेड हैं। और फिर जो अंदर जो कभी रामनवमी के ऊपर जुलूस पे पत्थर लग गया, कभी लिंचिंग होगी, वो उन्हीं से इंस्पायर्ड है। और कुछ हमारा अपना इनहेरेंट इंसान का वायलेंस हमारे नेचर में सबका होता है। तो कुछ इननेट किस्म का वायलेंस है, वो होगी एक पार्ट। उस वायलेंस को आप इतना आगे ले आओ सड़क के ऊपर उतार के कि आप सरकार बदल दो, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि उस देश की फ्यूचर ये है कि जब भी वहाँ लोगों को लगेगा कि ये सरकार काम नहीं कर रही या सिस्टम काम नहीं कर रहा, वो फिर सड़क पे उतरेंगे, फिर वायलेंस लेके आएंगे। बिकॉज उन्होंने वायलेंस की पावर देख ली, उन्होंने वो चख लिया सवाल। तो बांग्लादेश में ये हो रहा है, और ये साइकिल चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। आज अवामी लीग वाले कर रहे हैं, कल को बीएनपी आ जाएगी, जिहादी वहाँ 24 घंटे करते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि देश के लिए जब आप कुछ करते हो तो सोच समझ के करना चाहिए, बिकॉज आपकी कई बार अच्छी सोच भी आपको उल्टा देश के लिए नुकसान कर देती है। तो जेन जी वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जेन जी भी अगर सुन रही हो, तो हर चीज़ जो आपको लगता है कि सही है, आपको लगता है हम सब बेवकूफ़ हैं, जो हम हैं, हम मानते हैं। क्योंकि नई जनरेशन हमारा पुरानी जनरेशन से इंटेलिजेंट होती है, कुदरत का कानून है, एवोल्यूशन हमेशा बेटरमेंट के लिए होती है। लेकिन इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि आप बिल्कुल ही हमें डिस्कार्ड करके चलो। ठीक है, आपके आइडियाज़ बड़े अच्छे हैं और मुझे अच्छा लगता है। मैं कल भी कह रहा था कि जब लोग रामायण का लगा के डिस्को करते हैं आजकल क्लब में, तो वो अच्छी बात है। हमारी जनरेशन मंदिर जाना भूल गई, आप राम भजन को क्लब में लेके आए, वेरी वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन इसी बहकावे में मत आ जाना कि जो आपको परोसा जा रहा है वो सारा ठीक है, एजेंडा होता है जी। लेकिन एक चीज, अगर मैं वापस दिल्ली धमाकों की तरफ लौटूं, आपको लगता है कि इसके तार पता नहीं कहां तक फैले हुए हैं? अब ये दानिश भी मुंह खोलेगा तो पता नहीं कौन कौन से राज सामने आएंगे। ये सिर्फ भारत पाकिस्तान तक की सीमित लग रहा है आपको, या बहुत दूर तक फैला हुआ है? ये मैं तो कह रहा हूँ सीआईए का रोल है। सीआईए पाकिस्तान के थ्रू ऑपरेट करता है, सीआईए बांग्लादेश में फैला हुआ है, सीआईए टर्की के थ्रू कंट्रोल करता है। सीआईए कहाँ नहीं है, दुनिया का एक हमारे अपने देश के अंदर सीआईए है। तो नेचुरली हर बंदा इन्वॉल्व है इतनी लार्ज स्केल के ऊपर। देखिए कश्मीर एक कोने में बैठा हुआ है ना, एक कोने में है, वहाँ से टेररिज्म निकल के दिल्ली आना और फिर उसके बाद लखनऊ में किसी के पकड़े जाना, और अयोध्या के ऊपर प्लान बना हुआ है, कहाँ कहाँ जो फैला। तो ये बिना नेटवर्क के तो नहीं फैल सकता ना। पंजाब का टेररिज्म आपने देखा, पंजाब में टेररिज्म था, पंजाब बहुत गर्म था, उसके धमाके दिल्ली ने झेले, जो नेबरिंग मतलब हरियाणा कितना बीच में आता है।
कुछ सेक हमें भी लगा जम्मू में, बट ओवरऑल बाकी देश बचा रहा। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक कोई चीज़ करते हो ना तो एक लिमिटेशन होती है। लेकिन जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ तो उन्होंने यूपी बॉर्डर बंद किया, उन्होंने हरियाणा बॉर्डर बंद किया, उन्होंने दिल्ली अपना ये वाला नेशनल हाईवे बंद किया, वहाँ पे पिज्ज़े बनने शुरू हो गए, वहाँ पे लड़कियाँ डांस करनी शुरू हो गई। तो फ़र्क लगता है ना दोनों में। तो जब फॉरेन हैंड होता है, फंडिंग बाहर से आती है, आपकी कम्युनिकेशन को सीक्रेटली किया जाता है, तो ये हुआ है यहाँ पे। ये बाकायदा बाहर का हाथ है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमने किससे निपटना है अभी, वो आई डोंट थिंक भारत अभी कुछ करेगा कि अमेरिका किसी हेडक्वार्टर में जाके बम्बार्डमेंट कर दे, बम्बोस फेंक करे, बनता नहीं आज की डेट में। लेकिन जब ये चीज़ निकलेगी तो किसी लेवल पे वो कन्वे की जाएगी, क्योंकि आजकल भारत अपनी बात रखने से घबराता नहीं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो एनसीआर में आती थी, हुडा सरकार ने उनको जमीन दी थी, खट्टर सरकार ने भी उनको काफी हद तक समर्थन दिया। वो मतलब हमारे बैकयार्ड में, दिल्ली में ही हमारे बैकयार्ड में बना, वहां पर अड्डा बनी हुई थी आतंक का। तो एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या आपको भी लगता है कि एजेंसियां सो रही थी? सोना तो कहना अनफेयर होगा, बिकॉज उन्हीं एजेंसीज ने तो ये कुछ किया है। अगर ब्लास्ट पहले होता और एजेंसीज बाद में फरीदाबाद पकड़ पहुंचती तो हम बोलते सो रही थी, बिल्कुल सो रही थी। लेकिन हुआ क्या, फरीदाबाद उन्होंने पहले पकड़ा, ब्लास्ट हड़बड़ाहट में बाद में हुआ दिल्ली में। तो ये नहीं हम कह सकते कि सो रही थी, बट ये था कि एक लैप्स था। और इंसान देखो, अभी ऐसे हम अपनी एजेंसीज की बात करते हैं, अपना अपना मैंडेट है, अपना अपना एरिया है, अपना अपना फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनको होता है। तो कई बार चीज़ें निकल जाती हैं। इसलिए मैं हर शो पे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको कुछ अनहोना होता दिखाई देता है तो प्लीज़ एनआईए को आप कॉल करें, मेल लिखें। अगर कुछ नहीं हो सकता, जैसे प्रोग्राम चलते हैं हमारे, आपका चल रहा है, उस पर आप कमेंट करें आके, क्योंकि जितने होस्ट यूट्यूब में होस्ट हैं उनका कहीं ना कहीं लिंकेज होती है, फीडबैक सिस्टम सबका होता है। तो खबर पहुँचाएँ आप, ताकि अगर किसी के आँख से निकल गई चीज़ तो वो, अब ये जो इसकी यूनिवर्सिटी का जो मालिक है वो 3 साल तिहाड़ में फाइनेंशियल फ्रॉड काट के जेल काट के आया है। आप आज एक दिन जेल काट के आओ अंजू, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ। और यहाँ आपने उसको पासपोर्ट तो शायद 3 होंगे उसके पास, मुझे नहीं पता कितने होंगे। आपने उसको एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का इतनी बड़ी तामझाम खोलने का दे दिया। हम भूपिंदर हुड्डा या कांग्रेस वालों को गालियाँ निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जैसे आपने कहा खट्टर साहब ने भी किया। तो ये इसलिए होता है कि राजनीति हमारी जो है वो क्राइम फ्री नहीं है। मोदी जी ने बहुत कोशिश की कि यहाँ पे ना हो, तो बीजेपी के अंदर से रेजिस्टेंस आता है कि हाँ जी, जब तक किसी को कन्विक्शन ना हो जाए, कन्विक्ट ना हो जाए कोर्ट में, उसको मासूम माना जाए। तो जब आप एक रेपिस्ट और किलर को, बंदे को मंत्री या एमएलए या एमपी बनाते हो, तो अपनी सदर छाया में उन्हीं वही लोग उसी सिस्टम को पनपने का मौका देगा ना। और अगर मैं खट्टर सरकार में मिनिस्टर हूँ जो इसको शेल्टर कर रहा हूँ, तो मैं खट्टर साहब को जाके 2-4 लफ्ज़ प्यार के बोलूँगा, सर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े देखो इतने लोग यहाँ कश्मीर से आके पढ़ते हैं, इतने युवा सही रास्ते पे चल पड़े। अब खट्टर साहब ने थोड़ी जाके वहाँ लेंस लगा के देखना है। तो एजेंसीज का यस, मैं मानता हूँ कि एक लैप्स है, लेकिन ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का भी एक अगेन स्ट्रक्चरल इशू है कि जिसमें हमने अपराधियों को पॉलिटिक्स में आने दिया। इनफैक्ट आज आप पॉलिटिक्स में से अपराध अलग कर दो तो कोई पॉलिटिक्स में आए ही ना। आधे लोग तो पॉलिटिक्स इसलिए आते हैं कि वो पंगा कर लेते हैं, बोलते हैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं कि आपको एक कवर मिल जाता है। तो ये अब ऐसी है ना, बहुत सारे इश्यूज हैं, जिस बात करते जाओ तो पूरी रात निकल जाएगी, बट दिस इज हाउ इट इज। बिल्कुल, सिस्टम में कुछ खामियां हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना थी, इसीलिए बड़ी वारदात होने से बच गई। और अब देखते हैं जो दानिश काबू में आया है, जो कि ड्रोन बनाने के लिए बड़ा इंजीनियर बताया जा रहा है, अलग अलग तरीके से हमास से सीखकर हमला करने की कोशिश कर रहा था, ये क्या कुछ राज खोलता है। लेकिन इतना जरूर है कि कश्मीर का वो इलाका, अनंतनाग के आसपास जहाँ के लोग हैं, पुलवामा के, उस पर भी खासी नजर रखने की जरूरत है। वो भले ही शांत दिखती हो वादियां, लेकिन वहां पर भी इस तरह के युवा जो है वो एक विस्फोट से कम नहीं है। यही अलग अलग जगहों पर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और ये ब्रेन वॉश हो चुके हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।